वेलकम बैक स्टूडेंट। आज के इस सेशन में आपका जो चैप्टर नंबर 3 है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का वह स्टार्ट होगा। इसके पहले आपको हम बता दें, चैप्टर नंबर 2 तक के जितने भी आपके लेक्चर हो चुके हैं उसको आप लोग पूरी तरह देख लीजिए, अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। ओके। और हमने आपको नोट्स के बारे में बताया था, तो आप लोग नोट्स भी फ्री में डाउनलोड कर लीजिए और बाकी पेड नोट्स भी उपलब्ध हैं हमारे ऑफिशियल ऐप पर। तो चैप्टर नंबर 2 तक जितने भी टॉपिक आपके थे सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा अच्छी तरीके से बता दिया गया है, पढ़ा लिखा गया है, समझा दिया गया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कॉस्ट एस्टिमेशन। क्या है? जिसका नाम है आपका कॉस्ट एस्टिमेशन। तो चैप्टर नंबर जो 3 है आज हम इसका आगाज करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके हैं। देखिए, बेसिकली जो आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, यह जो है आप किसी भी जब कंपनी में काम करने जाते हैं एज ए एम्प्लॉय, तो आपको उस तरह का ज्ञान देता है कि कोई प्रोडक्ट हमें लेना है, उसकी कैसे कैसे हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कैसे कैसे उसका काम करना है, उसकी खर्च कितनी आएगी, वहां पे जो लेबर काम करेंगे उनको चोटें आ गई हैं तो उसका क्या उपचार किया जाएगा। इन्हीं से रिलेटेड आपका यह सब्जेक्ट है। ओके। और आप एक सब्जेक्ट और पढ़ रहे होंगे जिसका नाम है IMED, जो कि सभी ब्रांच में कॉमन है। तो अगर देखा जाए तो IMED और प्रोडक्शन मैनेजमेंट ये दोनों सब्जेक्ट अगर आपका मिला दिया जाए तो एक बिजनेसमैन के तौर पे वो सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। तो सब बात की बातें हैं। जो टॉपिक है आपका आज का चैप्टर नंबर 3 कॉस्ट एस्टिमेशन, जिसे आप कहते हैं लागत आगणन, इसके बारे में आज के इस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं। इसके पहले जितने भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, ताकि जो भी वीडियोज आए उनके पास पहुंचते रहें टाइम टू टाइम। आप इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर सकते हैं। सबका जो नाम है वह AKC टेक्निकल क्लासेस के नाम से ही आपको हर सोशल मीडिया पे हम मिल जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है आपका कॉस्ट एस्टिमेशन, जिसे आप कहते हैं लागत आगणन। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपसे बता दें, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के समय में उन सब के बारे में भी आपसे हम बातचीत करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे, उसका पूरा सॉल्यूशन भी आपको हम बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं कास्ट एस्टिमेशन की। तो कास्ट एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, आप इन दोनों को अलग कर लीजिए, कास्ट को अलग कर लीजिए, एस्टिमेशन को अलग कर लीजिए। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या हो गया, कास्ट को अलग करेंगे तो ये हो जाएगा लागत, एस्टिमेशन का मतलब हो जाएगा आगणन। क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा लागत और यह आपका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका आगणन। ठीक। मतलब आप लोग कहते हैं ना कि सिस्टमेटिक ढंग से या एस्टिमेट कर देना सही से, तो आगणन मतलब यही हो जाता है कि जब भी आप कोई काम करने जा रहे हैं, ठीक, उसके पहले का आप जितना खर्च देखते हैं वह आपका एस्टिमेशन के थ्रू आता है। जब आप कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं उसके बाद उसमें हर एक कास्ट को ऐड करते हैं तो वह लागत के थ्रू आपका आता है। जैसे कि मोटे मोटा अगर हम बात करें, कास्ट का मतलब होता है लागत। देखिए, जैसे कि आपका कोई प्रोडक्ट बना लिया गया है, मान लीजिए आपने कार बना लिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो कार बना लिया आपने। ठीक। जब आपने कार बना लिया तो इस कार को बनाने में आपको टोटल कितने लेबर की आवश्यकता पड़ी, ठीक, कितने लेबर की आवश्यकता पड़ी, कितने आपके रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ी, कितने आपके रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ी, कितनी आपकी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई, कितनी आपकी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई। मतलब आपका टोटल जो खर्चा आपका इसमें हुआ है उन सबको जब आप एक जगह ऐड कर लेंगे, आप उसको निकालेंगे, तो वह आपका कहा जाएगा कास्ट की। मतलब उसके बाद वो सब जोड़ के आपका फिर वो बन जाता है कास्ट की। इस कार को बनाने में इतना इतना खर्चा आपका आया है, हर एक पार्ट का जो भी रुपए होगा वो सब जोड़ के एक कास्ट आपका आ जाएगा। अब जब कार को बेचा जाएगा मार्केट में, तो आप उसमें जो GST वगैरह ये सब होते हैं उन सबको आप लोग उसमें ऐड करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस हो जाएगा। ठीक। या मार्केट प्राइस के नाम से भी आप उसको जानेंगे। तो ये आपका कास्ट हो गया कि कोई भी अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें जितने खर्चे आ रहे हैं, लेबर खर्चा, रॉ मटेरियल खर्चा, इंस्पेक्शन खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा, मतलब जितना आप पीछे अभी पढ़ चुके हैं, जितना सेकंड चैप्टर तक आपको हमने पढ़ाया है वो सब आपके आप थर्ड चैप्टर में मिलेंगे। जैसे कि आपको हमने PPC के बारे में बताया था,
ठीक, इंस्पेक्शन के बारे में बताया था, सिक्स सिग्मा चार्ट के बारे में बताया था, कंट्रोल चार्ट के बारे में बताया था। तो उन सबको कराने में खर्च तो आता ही है, तो वो खर्च जब जोड़ा जाता है किसी प्रोडक्ट में तो वह उसका कॉस्ट कहा जाता है। ठीक, तो ये हो गया सिंपल लैंग्वेज में कास्ट का डिफिनेशन। बात करते हैं आपकी एस्टिमेशन की, तो एस्टिमेशन मीन्स क्या होता है, एस्टिमेट करना। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अब उसी कार को आपको बनाना है, तो उसका आपने सब खर्चा देख लिया, हाँ हाँ इतना आ गया कार बनने के बाद का। अब आपको कार बनाना है तो आप इसमें जोड़ेंगे कि हमें कितना लेबर का खर्च चाहिए, कितनी हमें बिजली इसकी इसमें खर्च हो सकती है, कितनी बिजली खर्च हो सकती है, कितने इसमें रॉ मटेरियल खर्च हो सकते हैं, ठीक, कितना इंस्पेक्शन का चार्ज हो सकता है। मतलब कि अभी कार आपका बना नहीं है, आप कार को बनाने के लिए योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि हाँ इतना इतना खर्चा हमारा आ सकता है इस कार को बनाने में। तो वही होता है कि जो भी प्रोडक्ट है उसको बनाने से पहले जो आप लोग उसका रॉ मटेरियल कितना लगेगा, कितना खर्च होगा, बिजली का कितना खर्च होगा, आपके लेबर का, तो इन सबको जब आप लोग जोड़ते हैं मोटी मोटा तौर पे कि हाँ इतना लग सकता है, उसके ऊपर भी हो सकता है नीचे भी लग सकता है। मान लीजिए कार को बनाने में आपका 2 लाख अगर लग रहा है तो ये आपने ऊपर ऊपर अपना दाम लगा लिया है, कितना खर्च आ सकता है, ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक, तो जब प्रोडक्ट को बनाने के पहले जो भी हम लोग पूरा ब्यौरा जोड़ते हैं, इतना इतना खर्च आ सकता है, तो वह एस्टिमेशन के थ्रू आता है। लेकिन कार बन जाने के बाद जब हम फिर से जोड़ते हैं सब खर्च तो वह कास्ट के थ्रू आता है। तो आशा करते हैं आप लोग इतना समझे होंगे कास्ट एस्टिमेशन का सिंपल लैंग्वेज। अब आइए हम इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। तो देखिए कास्ट, इसका मतलब क्या होता है, लिखा क्या गया है कि किसी उत्पाद या किसी प्रोडक्ट या वस्तु के निर्माण में होने वाला कुल खर्च, कुल व्यय, जिसमें आपका भूमि, पदार्थ, श्रमिक, ऊर्जा, मशीनरी, उपकरण, अप्रत्यक्ष खर्चे आदि सम्मिलित होते हैं, उसकी लागत कहलाती है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो उसको बनाने के लिए जमीन चाहिए जहाँ पे आपकी मशीनें इंस्टॉल होंगी, जितनी आपकी एनर्जी वहां खर्च हो रही है, जो भी जितने भी खर्चे आपके आते हैं प्रोडक्ट को बनाने में, वह आपका कॉस्ट कहा जाता है। ये आपको हमने ऊपर अच्छी तरीके से बता दिया। ठीक, यदि वस्तु की लागत में प्रॉफिट को जोड़ दिया जाए तो उनका योग वस्तु की प्राइस कहे जाएगा, प्राइस कहलाएगा। मतलब आपने जब केवल पार्ट पार्ट का अलग अलग करके हर एक पार्ट का रेट अलग अलग लिखा है तो वह कास्ट कहा जाता है। लेकिन अगर आप उसमें सारा टैक्स वगैरह जोड़ लेते हैं, ठीक, टैक्स जोड़ लेते हैं, अपना लाभ भी जोड़ लेते हैं, तो वह मार्केट प्राइस के नाम से जाना जा सकता है। अतः हम सिंपल तौर में कह सकते हैं कि कास्टिंग से आशय है ऐसा लेखा जोखा तैयार करना जिसमें प्रोडक्ट के निर्माण के दौरान होने वाले सभी खर्चों को सम्मिलित किया गया हो। तो सिंपल तौर पे जो हमने आपको ऊपर बताया कि कास्ट का सिंपल मतलब यही होता है कि प्रोडक्ट को बनाने में जितने खर्चे आपके हुए हैं उसको आप कास्ट के नाम से जानते हैं। तो आशा करते हैं आप कास्ट का पूरी तरह डिफिनेशन समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आपकी एस्टिमेशन की। तो एस्टिमेशन क्या है, एस्टिमेशन बस उसका अपोजिट है। क्या होता है कि इससे आशय होता है, इसका अर्थ होता है कि प्रोडक्ट के निर्माण से पूर्व उसके प्रोडक्शन में, उसके उत्पादन में लगने वाले पदार्थों, श्रमिकों या ओवरहेड खर्चे जो होते हैं, ऊपरी के जो खर्चे होते हैं, उस पे आने वाली लागत की जब हम लोग गणना करते हैं तो वह आपका एस्टिमेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल दिया था कि कार को बनाना है तो उसमें कितने लेबर लगेंगे, उसका क्या खर्च होगा, क्या हमारा इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगा, कितने रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, ये सब जो आप प्लान करते हैं उसे आप एस्टिमेशन के नाम से जानते हैं। सिंपल तौर पर लिखा गया है कि लागत का जो आगणन होता है वह किसी प्रोडक्ट को बनाने से पहले उस पर आने वाले संभावित लागत ज्ञात करने की एक प्रक्रिया होती है। जो एस्टिमेशन है वह क्या होता है कि जब प्रोडक्ट आपको बनाना है उसमें कितने टोटल खर्चे आएंगे उसको आप एस्टिमेशन के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे आपके एस्टिमेशन के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टिमेशन। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम के समय आपको मैराथन क्लास भी देखने को मिलेंगी जो कि एकदम फ्री रहेंगे, इसका कोई चार्ज आपका नहीं होगा, जो कि इसी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगा।
आपको हम 15 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। इससे ज्यादा आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में पढ़कर नहीं जाना है। 100% जो क्वेश्चन है वो सब आपकी यहीं से आएंगे, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से हम ये काम कर रहे हैं और ऐसा हर बार देखने को मिलता है कि एक भी क्वेश्चन आपका डिसमैच होता है। ठीक, सारे क्वेश्चन आपके मैच हो जाते हैं जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ मैराथन क्लास भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और इसके बाद आपको बता दें जो नोट्स हैं, तो नोट्स का आप टेंशन मत लीजिए। फ्री नोट्स जो हैं इस स्लाइड का पीडीएफ फॉर्मेट में फ्री नोट्स हमारे ऑफिशियल ऐप एकेसी टेक्निकल क्लासेस पर उपलब्ध हो चुका है। जैसे कि हमने आपसे बताया था, चैप्टर नंबर 2 तक के सारे नोट्स आपको पूरा हमारे ऑफिशियल ऐप पर फ्री स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, तो आप ऐप ओपन कीजिए और फ्री स्टडी मटेरियल का एक साइड में ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आप देख सकते हैं। बाकी पेड नोट्स भी उपलब्ध हैं जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं, उनका डेमो पीडीएफ भी कुछ वहां पर ऐप में पड़ा है जो कि स्टोर वाले ऑप्शन में देखने को मिलेगा। प्राइस बहुत ही कम है, तो उसमें आपको मशीन डिजाइन का मिलेगा, उसमें आपको ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट का मिलेगा, उसमें आपको आईएमईडी सब्जेक्ट का मिलेगा, उसमें आपको प्रोडक्शन मैनेजमेंट का भी नोट्स देखने को मिलेगा जो कि पेड हैं। बहुत ही कम प्राइस में ये नोट्स आपको दिए जा रहे हैं और सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स हैं। बाकी जो फ्री नोट्स हैं वो आपको हम बता दें, वह आपको ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट और प्रोडक्शन मैनेजमेंट सब्जेक्ट के ही देखने को मिलेंगे, जो कि इसी स्लाइड का पीडीएफ फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। जो यह फॉर्मेट आपको हम बता रहे हैं, जिस पे पढ़ा रहे हैं, इसी का पीडीएफ फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को हमारे साथ जरूर जोड़ कर रखें ताकि उन सभी का अच्छी तरीके से भलाई हो सके। अब एस्टिमेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसको बताते हैं। फर्स्ट क्या है कि लागत को नियंत्रित करने के लिए कार्य के परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को तय करना। जैसे कि क्या होता है कि आप कार बनाने जा रहे हैं, तो आप कैसे जानेंगे कि यह कार 1 लीटर पेट्रोल में कितना माइलेज देगा। तो उसका स्टैंडर्ड आप लोग जब कार का कोई पुराना मॉडल देखेंगे, किसी और कंपनी में जाएंगे, मार्केट में अवेयर होंगे कि हाँ, आप कस्टमर से पूछेंगे जो कार लिया रहेगा कि बताइए आपने ये कार लिया है तो 1 लीटर में कितना जा रहा है, तो कहेगा कि हमारा 1 लीटर में 25 किलोमीटर जा रहा है। तो उसी के बेस पे आप अपना प्लानिंग करेंगे कि हम ऐसा बनाए हमारा 26 किलोमीटर तक जाए, हमारा 27 किलोमीटर तक जाए। तो जैसे जैसे आप अपना स्टैंडर्ड आगे बढ़ाएंगे, उसी तरह से आपका जो कंपनी का स्टैंडर्ड है वो भी आगे बढ़ेगा। और यह सब संभव किसके माध्यम से होता है? यह संभव हो पाता है ओनली एस्टिमेशन के थ्रू कि आपका बजट कितने का है। जैसे कि आप जाते हैं कपड़े खरीदने, ठीक, आप जाते हैं कपड़े खरीदने जाते हैं, शॉपिंग मॉल में आप लोग जाते हैं, ठीक, जाते हैं कपड़े खरीदने। तो क्या होता है, आप जब कपड़े खरीदने गए तो आपका कुछ ना कुछ बजट तो रहता होगा, प्लान करके गए होंगे कि हमारा जो है 1000 में पैंट शर्ट जो है, जींस शर्ट जो है, जो कुछ भी है आपका हमारा 1000 तक का हो जाना चाहिए। तो आप ये एस्टिमेट करके गए हैं आप कपड़े लेने। लेकिन वहां पर क्या होता है कि वो बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं, वो बढ़ भी जाता है घट भी जाता है, तो वो भी आपका एक तरह का एस्टिमेशन कहा जाता है। इसी तरह मार्केट में भी होता है, कंपनियों में भी होता है कि जो एस्टिमेशन किया जाता है वह घट भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक। तो इस तरह से आपका यह एस्टिमेशन होता है। इसका सेकंड क्या है कि प्रोडक्शन का बजट तैयार करना भी एस्टिमेशन का काम होता है। इसके बाद बात करें आपके थर्ड की, तो यह लिख रहा है कि आवश्यक ऊपरी खर्चों का अध्ययन करना तथा उनको कम करने में भी मदद हो सकता है आपका एस्टिमेशन के माध्यम से। कि होता नहीं है कि बहुत सारे ऊपरी खर्चे हो जा रहे हैं। ऊपरी खर्चों में क्या आ सकता है, आपको हमने बताया था ओवरहेड एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं। आपका उसमें लेबर का खर्चा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए लेबर का खर्चा कैसे, जैसे कि लेबर काम कर रहा है, उसको चोट लग गई है, कुछ कट पिट गया है, बीमार हो गया है, तो वह हॉस्पिटल में भर्ती रहेगा, तो सब ओवरहेड कॉस्ट में ही तो आएंगे, ओवरहेड खर्चे वो आपके हो जाते हैं। तो किस तरह से हम उसकी सेफ्टी को सावधानी में रखें, ध्यान रखें सेफ्टी को, ताकि हमारे जो ओवरहेड खर्चे हैं वो कम हो, इसको भी आप एस्टिमेशन के थ्रू पता कर सकते हैं। फोर्थ कहता है कि समय का अध्ययन करने के उपरांत श्रमिकों की मजदूरी के दरों को भी निश्चित करना कि हाँ, जब हम काम करेंगे तो इतना दिन हमारे लेबर काम करेंगे, तो उसके अनुसार आप जो भी उनकी प्राइस हो आप उसको टाइम टू टाइम डिलीवर करें। ये काम आप एस्टिमेशन के थ्रू कर सकते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपके कुछ डिप्लोमा एग्जाम में कुछ नए रूल्स आ गए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला रूल आपको पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते थे, बहुत खुशी होती थी उनको अपना नंबर शेयर करने का। जो उनका कॉन्टेक्ट नंबर था, उनको कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करने का बहुत अच्छी तरीके से शौक था। तो ये गलती करेंगे तो आपके मार्क्स हो जाएंगे 0 और इसका कोई दोबारा एग्जाम नहीं होगा। आप बैक लेके अपनी मार्कशीट जिंदगी भर घूमते रह जाएंगे। ये हो गया। सेकंड एक चेंज और हुआ है कि बहुत से स्टूडेंट का WA लिखा गया है, तो ये भी स्टूडेंट ऐसे झेलते रह जाएंगे, इनका कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए आप लोग टाइम टू टाइम पढ़ाई कीजिए। कॉन्टेक्ट नंबर लिखने का आपको कभी ऐसा समय ना आए कि आपको कॉपी में मोबाइल नंबर लिख के आना पड़े। जो भी स्टूडेंट कॉपी में पैसा डाल के आते थे, अब उनका भी जो है बोर्ड ने नया रूल लागू कर दिया है कि अगर जिस भी कॉपी में पैसे मिलें और जिस भी कॉपी में फोन नंबर लिखे गए हों, उनका मार्क्स जो है वो पूरी तरह 0 हो जाना चाहिए। ये BTUP का नया रूल आ चुका है, तो आप लोग अवेयर हो जाइए। और हाँ, एक और नया रूल भी आया है स्टेप राइटिंग का। ठीक, सबसे जरूरी बात होती है जब आप लोग डिप्लोमा की कॉपी लिखते हैं तो उसमें स्टेप मार्किंग किया जाता है कि अगर आप, बहुत लोग होते हैं कि शॉर्ट करने का काम करना शुरू कर देते हैं कि जल्दी जल्दी लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप मार्किंग दिया जाएगा, लाइन टू लाइन आपके आंसर होने चाहिए। कोई बिना फालतू का काम आप डिप्लोमा में फॉलो नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये सब नए रूल्स हैं डिप्लोमा के, UPBT की ये नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं, तो आप लोग बच कर रहिएगा। जो कुछ भी वगैरह वगैरह लिख के आते थे उनसे आप बचिएगा। लाइन टू लाइन जिस तरह से आपके बीटेक में कापियां चेक होती हैं, इंजीनियरिंग लाइन में जब आप बीटेक करने जाएंगे तो उनको जैसा क्वेश्चन पूछा गया उसके अनुसार आंसर चाहिए होगा, ऐसा बीटेक में आपका होता है। तो ये रूल जो है आपके डिप्लोमा में भी आ गया है, तो आप लोग बच कर रहिएगा। कॉन्टेक्ट नंबर नहीं लिखना है, कॉपियों में पैसे नहीं डालने हैं, नहीं तो मार्क्स 0 हो जाएंगे अगर नजर में आए तो। स्टेप मार्किंग आपके होंगे, इसलिए सब कुछ स्टेप टू स्टेप लिखकर एग्जाम में आइएगा। तो देखिए एस्टिमेशन की हम बात कर रहे थे तो इसका जो पांचवा है वो कहता है कि निर्माण एवं विक्रय संबंधी नीतियों के निर्धारण में भी आपकी मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें आपको सहायता मिलती है कि प्रोडक्ट का जो निर्माण किया गया है उसको किस तरीके से बेचना है, इन सब के बारे में भी आपको यहाँ पर सहायता मिलती है। तो ये एस्टिमेशन का ऑब्जेक्टिव था, आपने देख लिया। बाकी अब बात करते हैं आगे। एक और पॉइंट इसमें लिखा गया है कि यह सुनिश्चित करना कि निर्माण किए जाने वाले प्रोडक्ट का उत्पादन एवं मार्केटिंग लाभदायक हो। जैसे कि मान लीजिए आपने कार बना दिया है, खर्च आपका आ गया है टोटल 2 लाख का, मान लीजिए खर्च आपका आया है और आप बेच दिए इसको 1.90 लाख में, तो क्या हो गया, आपका लॉस में चला गया। तो ऐसी गलती नहीं करना है। आपको जो भी प्रोडक्ट बनाना है उसको इस तरीके से बनाना है कि आप प्रॉफिट में रहें। अब बात करते हैं आगे, जो टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो कहता है कि व्यर्थ तथा अवांछित खर्चों का पता लगाने में कॉस्टिंग बहुत ही सहायक होती है, जिससे समय सीमा के अंदर ही क्रियाओं में सुधार किया जा सकता है। जैसे कि क्या होता है, आपने एस्टिमेशन देखा कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के पहले हम टोटल खर्च देखते थे, बट कॉस्टिंग में जो होता है कि जब प्रोडक्ट बन जाता है तब हम टोटल खर्चा देखते हैं। तो बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं कि मान लीजिए कुछ पार्ट ऐसे लगा दिए गए हैं जिनका कोई यूज नहीं है, तो टाइम रहते हम ये देख लेते हैं कि जब हम अगला प्रोडक्ट बनाएंगे तो उस पार्ट को हम उसमें नहीं लगाएंगे, उसको लगाने से कोई फायदा नहीं है। अब ये भी उसमें देखेंगे कि आपने काम कर, जब प्रोडक्ट बना रहे थे आपके वर्कर, तो 10 वर्कर लगे थे, लेकिन आप देखेंगे कि हाँ यहाँ पर हमें 10 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें यहाँ 8 ही की आवश्यकता पड़ेगी, तो 2 का आपको खर्चा कम देना पड़ेगा। तो इन सभी में आपको कॉस्टिंग के माध्यम से सहायता मिलती है। सेकंड पॉइंट कहता है कि कॉस्टिंग द्वारा मैनेजमेंट को वांछित सूचना एवं डाटा प्रदान होने से उन्हें आवश्यक, ये लिख लीजिएगा, ये है आपका आवश्यक निर्णय लेने में भी सहायता मिलती है। जैसे कि क्या होता है, जब आप प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से बना लेते हैं, कार को बनाने में आपको टोटल खर्च लगा 2 लाख का, तो आपने इसमें देखा कि अगर हम 1-2 लेबर कम कर दें, कहीं कुछ पार्ट को थोड़ा साइड से हटा दें या कुछ और कर दें, तो हमें अलग खर्चे नहीं देने पड़ेंगे। तो इन सब की जो सूचना है वो मैनेजमेंट टीम तक कॉस्टिंग के माध्यम से पहुंच पाता है समय से। ठीक, थर्ड पॉइंट कहता है कि इससे प्रोडक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में तुलना भी किया जाता है। जैसे कि आप कपड़ा खरीदने गए थे तो
आपने देखा था कि आपका जो एस्टिमेटिंग कास्ट था वो 1000 था, लेकिन आपने जब देखा कि हमें 800 में ही मिल गया, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस भी पता चल जाता है। किसके माध्यम से? कॉस्टिंग के माध्यम से। तो यहाँ पर ये आप समझ गए होंगे कि एस्टिमेटेड कास्ट और एक्चुअल कास्ट में आपको कंपेयर करने में भी आपको सहायता मिलती है। आप मान कर गए थे कि हमारे कार का खर्च 2 लाख आएगा, लेकिन उसको बनाने में आपको 2,10,000 देने पड़ गए। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। वो कहता है कि कॉस्टिंग के मैक्सिमम प्रॉफिट तय करने के अलावा यह प्रबंधन को भविष्य की योजना बनाने तथा व्यापार को बेहतर करने का भी अवसर प्रदान करता है। जैसे कि क्या होता है कि अगर आप कॉस्ट अच्छे तरीके से सब निर्धारित कर लिए हैं, तो आप देखेंगे कि अब कस्टमर की डिमांड क्या है, मार्केट कैसा चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप उस प्रोडक्ट पे अपना प्रॉफिट भी ऐड कर लेते हैं। और इस तरह से आप अपने फ्यूचर में भी उसके अलावा धीरे-धीरे आप मॉडिफाई करते-करते आप कंपनी को और आगे तक ले जा सकते हैं। सहायता किसके माध्यम से मिलती है? कॉस्टिंग के माध्यम से। ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सीधे-सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉस्टिंग और एस्टिमेशन में आपका सीधा-सीधा डिफरेंस क्या होता है। इसके बारे में आपसे कहता है कि विस्तार पूर्वक लिखिए। आप टेंशन ना लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हम एग्जाम के समय में 15 प्लस प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ उनका मैराथन क्लास भी आएगा जो कि फ्री रहेगा, इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमेशा से हमेशा के लिए। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट की बात करें और यहाँ पर एस्टिमेशन है, कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन। तो कॉस्टिंग आपको हमने बताया था कि जब प्रोडक्ट बन जाते हैं उसके बाद ये आपके निर्धारित किए जाते हैं। तो यहाँ पर सीधे तौर पर लिखा गया है कि यह प्रोडक्ट के निर्माण के दौरान होने वाली विभिन्न प्रक्रमों पर होने वाले व्ययों के बारे में जानने के पश्चात प्रोडक्ट की वास्तविक लागत ज्ञात करने की एक प्रक्रिया होती है। जैसे कि जब कोई प्रोडक्ट आपका बन रहा है, उसके लिए जितनी मशीनें लगाई गई हैं, उस मशीन पे कौन-कौन सा प्रोडक्ट जा रहा है, कितने लेबर उसमें काम कर रहे हैं, कितनी बिजली खर्च हो रही है, जो मटेरियल आपका उस प्रोडक्ट में लग रहा है उसका खर्चा कितना होने वाला है, इन सब के बारे में आपका बताता है कौन? कॉस्टिंग बताता है। कि मतलब प्रोडक्ट बनाने के बाद आपका जो होता है वो कॉस्टिंग बताता है। एस्टिमेटिंग क्या करता है? एस्टिमेटिंग ये बताता है कि पूर्व डाटा तथा मान्यताओं के आधार पर लागत की पूर्व गणना करने वाली एक प्रक्रिया होती है एस्टिमेटिंग। कि प्रोडक्ट को बनाने में आपका खर्चा इतना 1000 रुपए आ सकता है और बाद में आपका 1200 या 1500 या 800 लगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आप कोई काम करने जाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि अरे वो हमारा नहीं होगा, आप पॉजिटिव ही तो सोचना चाहिए आपको। तो उसी तरह से जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसका टोटल जो खर्चा होने वाला है उसका पहले से गणना करना आपका एस्टिमेटिंग में लिखा जाएगा। सेकंड पॉइंट लिखता है कि कॉस्टिंग जो होता है यह प्रोडक्ट के निर्माण के बाद ही प्रोडक्ट की लागत तथा होने वाले लाभ के बारे में बताता है। जो कॉस्टिंग होता है आपको मैंने बताया था कि जब प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद उस पे जो खर्चे वगैरह हैं, जो लाभ वगैरह हैं, उन सबको बताता है। बट जो एस्टिमेटिंग है वो क्या करता है? वह प्रोडक्ट की संभावित लागत और लाभ उसका निर्माण होने से पहले ही बता देता है कि इतना इतना हमारा लगभग खर्च हो जाएगा और इतने प्रॉफिट हमें आपको देना है, प्रोडक्ट में इतना प्रॉफिट हमें लेना है। ठीक। थर्ड पॉइंट कहता है कि कॉस्टिंग के लिए अकाउंट्स के गहन ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक लेखाकार के द्वारा ही लागतन की क्रिया संपन्न हो पाती है। देखिए कॉस्टिंग हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। ठीक। बस ये जरूरी होता है कि जब आप काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो हर टाइम आप उसमें देखें कि कितना रुपए हर टाइम पे खर्च हो रहा है, लेबर कितना खर्च लिया एक प्रोडक्ट को बनाने में। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो लेखा जोखा होता है वो कॉस्टिंग के थ्रू आपका होता है। ठीक है ना। तो इसमें आपके लेखाकार लोग होते हैं जिसे आप संगणनाकार कह सकते हैं। वो लोग बैठ के अपना जोड़ घटाना गुणा भाग दिन भर करते रहते हैं। तो कॉस्टिंग में ये प्रोसेस होता है। लेकिन एस्टिमेटिंग में क्या होता है? एस्टिमेटिंग के लिए कई मान्यताओं तथा तकनीकी गणनाओं के लिए साथ साथ एक प्रशिक्षित टेक्निकल नॉलेज वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। जरूरी बात ये है कि कॉस्टिंग तो आम आदमी भी कर लेगा। कि जैसे कि आप जाते हैं अपना
मान लीजिए आपके यहाँ लकड़ी बहुत सारी हुई है, तो लकड़ियों से आप टेबल या चेयर बनवाने जाते हैं, तो देखते हैं हाँ हाँ इतना इतना रुपए मिस्त्री का हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप सीधे निर्धारित करके आप उसको पैसा दे देते हैं। लेकिन जब आप पहले से कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए। ठीक, पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए कि हाँ हाँ इतना खर्च आ सकता है। जैसे कि जो आपका मिस्त्री बनाएगा, अगर आप उससे पूछेंगे, कहो मिस्त्री एक चेयर बनाने के लिए कितना रुपए खर्च होई, तो क्या उससे क्या बोलेगा, वो कहेगा हाँ चेयर 600-700 जो लग जाए, लकड़ी उकड़ी जो भी होगा। तो मतलब वो क्या करता है कि आपका जो पहले से एस्टिमेट कर देता है, तो पढ़ा लिखा है, वो जान रहा है कि हाँ इसको बनाने में यहाँ इतने बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, इतने फेविकोल की आवश्यकता पड़ेगी, इतनी इसकी घिसैया करनी पड़ेगी, तो वो जानता है, तो वो आपको बता देता है, वो पढ़ा लिखा है, लेकिन आप नहीं बता पाएंगे। तो आई होप आपको इन सभी के बारे में पता चल चुका होगा कि कॉस्ट और एस्टिमेशन क्या होते हैं। बात करते हैं आज के सेशन का नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका फंक्शन ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन। अब दोनों का जो कॉस्टिंग और एस्टिमेशन जो है, इनके कार्य क्या क्या होते हैं। तो पहला है कि दोनों का देखिए मिक्स कार्य है। ऐसे सीधे सीधे जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको ऐसे लिखना रहेगा कि कॉस्ट क्या होता है, एस्टिमेशन क्या होता है, इसके फंक्शन क्या हैं। तो पहला है ऑब्जेक्टिव भी लिखना रहेगा। पहला क्या है कि प्रोडक्ट की निर्माण प्रक्रिया में संलग्न श्रमिकों की मजदूरी की दरें ज्ञात करना। जैसे कि आपको बताया था कि प्रोडक्ट आपका बना दिया गया है, उसमें कितने लेबर आपका खर्च आपके लेबर लगे हुए हैं, उनका टोटल खर्चा क्या है, उन सब का जो प्राइस है वो इसके माध्यम से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड कहता है कि बाजार से क्रय किए जाने वाले औजारों और उपकरणों का भी लागत ज्ञात करना, कि जितने भी आपके टूल उसमें यूज किए गए हैं, जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं, उनका लागत क्या है, वो भी आप कॉस्ट एस्टिमेशन के थ्रू ही करते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है कि प्रोडक्ट की प्रस्तुत डिजाइन में किसी प्रकार के संशोधन के लिए डिजाइन विभाग की भी सहायता इसके माध्यम से आपको मिल सकती है। जैसे कि आपने कहा कि हमें पहले यह डिजाइन चाहिए, तो आप देखें कि यह डिजाइन जो है हमारे कस्टमर को पसंद नहीं आ रही है, तो आप जाएंगे फिर से डिजाइनर के पास, तो कहेंगे कि सर हमें दूसरा डिजाइन दीजिए, ये हमारे कस्टमर पसंद नहीं कर रहे हैं। तो जब आप एक डिजाइन बना लेंगे, उसके बाद ही आप दूसरा डिजाइन खोजेंगे कि हाँ ये नया चाहिए, ये मार्केट में ट्रेंड है, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। तो उसमें भी आपका कॉस्ट एस्टिमेशन का ही मेन रोल होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट जब एक बार बनेगा ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है। तो वहां पर भी अहम रोल होता है कॉस्ट एस्टिमेशन का। फोर्थ पॉइंट आपसे कहता है कि प्रोडक्ट में नवीनीकरण तथा संशोधन के लिए अभिकल्पन विभाग को अपने अपने सुझाव प्रस्तुत करना। अभिकल्पन विभाग मतलब जो डिजाइन डिपार्टमेंट होता है, उसको अपना भी मत देना चाहिए कि अगर हम इसमें ये करा दें तो कैसा रहेगा। जैसे आप लोग घर बनवाते हैं, घर में कुछ काम होता है, तो कहते हैं कि ये कलर करा दें तो मिस्त्री कैसा होगा, पेंटर से कहते हैं तो पेंटर कहता नहीं यहाँ ये नहीं ऐसा है वैसा। तो उसके डिजाइन में जो भी आपका रूपरेखा तैयार होता है, वहां भी आपका कॉस्ट एस्टिमेशन का ही कार्य पड़ता है। पांचवा पॉइंट लिखता है कि प्रोडक्ट का ऐसा विक्रय मूल्य ज्ञात करना जिस पर प्रोडक्ट को बाजार में प्रॉफिट के साथ बेचा जा सके। देखिए कोई भी कंपनी रहे, काम कर रही है, मेहनत कर रही है, तो बिना प्रॉफिट के कोई काम वो नहीं करेगी। ठीक, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप भी एक तरह से प्रॉफिट देख रहे हैं कि हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, तो आप भी अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। तो वही है कि जब कॉस्ट एस्टिमेशन आप पढ़ लेंगे तो आप ये जानेंगे हम प्रोडक्ट बना लिए हैं, हमें कितना खर्चा लेना है, कितना प्रॉफिट इस पे लेना है, वो आप इसके माध्यम से पता कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट कहता है कि मशीनिंग मेथड्स पदार्थों तथा उत्पादों की गुणवत्ता इत्यादि के संबंध में अन्य विभागों से भी संपर्क करना। मतलब बहुत सारे मेथड आपके अप्लाई किए जाते हैं कि ये मेथड अगर हम अप्लाई कर देंगे तो कैसा रहेगा, तो उसकी क्वालिटी में क्या क्या डिफरेंस आ सकते हैं। तो इन सब का जो काम होता है वो भी आप कॉस्ट एस्टिमेशन के थ्रू ही कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका कॉस्ट एस्टिमेशन का दुनिया भर का जो पोथा पत्री था वो हुआ खत्म। बात करते हैं आपका जो आगने वाला टॉपिक है वो है एस्टिमेशन प्रोसीजर, जिसे आप कहेंगे आगणन प्रक्रिया। इसको देखते हैं। एस्टिमेशन प्रोसीजर मतलब आगणन प्रक्रिया, कि यह कैसे कैसे आपका निर्धारित
किया जाता है। हर कंपनी का अलग-अलग रोल होता है, जैसे कि अलग-अलग जगहों का अलग-अलग तरीके से सीजीपीए और एसजीपीए निकाला जाता है परसेंटेज। उसी तरह से अलग-अलग कंपनियों का अलग-अलग रोल होता है, अलग-अलग नियम होता है एस्टिमेशन करने का, उसको गुणा-गणित भाग करने का। तो इसमें देखिए बात करते हैं, कह क्या रहा है कि किसी भी उद्योग में प्रीवियस डाटा तथा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर एस्टिमेशन किया जाता है। जैसे कि एस्टिमेशन आप कैसे जान जाएंगे? एस्टिमेशन मतलब क्या था कि प्रोडक्ट को बनाने से पहले खर्च को ज्ञात करना। तो जब आप जानेंगे ही नहीं कि जो करवा आपका बनाया गया है वो 2 लाख का बना है, तो आप कैसे एस्टिमेट कर लेंगे? तो उसके लिए पहले जो डाटा उपलब्ध हैं, स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, उसको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी आप एस्टिमेशन प्रोसेस कर पाएंगे। तो जो भी एस्टिमेशन होता है वह पहले से उपलब्ध डाटा, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो होते हैं उसके बेस पे आपके किए जाते हैं। अब जो आप फ़ोन लेते हैं कहते हैं 11,000 का है, कैसे पता चल गया 11,000 का है? बहुत से लोग लिए रहते हैं, ऑनलाइन प्राइस आपको दिखाया जाता है, तभी तो आप जान पाते हैं। तो पहले से डाटा उपलब्ध है मार्केट में, बस आपको ढूँढने की आवश्यकता है, ठीक? तो यहाँ पर और लिखा क्या गया है कि एस्टिमेशन द्वारा जो भी आपकी योजनाएँ अपनाई जाती हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला क्या था? मतलब ये क्या है? ये एस्टिमेशन की प्रक्रिया आपको हम बता रहे हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले कैसे हम उसका एस्टिमेशन करते हैं। पहला पॉइंट लिखता है कि इसमें निर्मित किए जाने वाले प्रोडक्ट के विभिन्न भागों एवं अवयवों की सूची तैयार करना। जैसे कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कार बना रहे हैं तो इसके जो एलिमेंट होंगे, जो इसके पार्ट लगेंगे, ठीक? इसके जो पार्ट लगेंगे, जो इसके एलिमेंट होंगे उसको देखना कि हाँ ये पार्ट आपके इसमें लगेंगे, उसको एक जगह नोट डाउन करेंगे आप लोग, ठीक? फिर उसका पैसा लिख लेंगे। सेकंड पॉइंट कहता है कि ड्राइंग की सहायता से उत्पादित की जाने वाली वस्तु के पदार्थ का आयतन एवं भार भी ज्ञात करना। अब इसमें डिजाइनर क्या की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। वो देखेगा कि जो भी डिजाइन हम करेंगे उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी वेट कितनी होनी चाहिए, उसका जो भी वॉल्यूम है वो कितना, हमें लंबा चौड़ा कितना ऊंचा करना है, ये सब भी आपको देखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट आपसे ये कहता है कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए आवश्यक पदार्थों का मूल्य ज्ञात किया जाता है। मतलब जो पार्ट आपके लगाए गए हैं, जो मटेरियल आपके लगे हैं, उसका भी मूल्य ज्ञात किया जाता है एस्टिमेशन के थ्रू। ये प्रोसेस आपके चलते हैं। उसके बाद क्या होता है एस्टिमेशन में? होता ये है कि उत्पादन के समय होने वाले जो खर्चे आते हैं, दुनिया भर के प्रशासनिक खर्चे जो आते हैं, उन सब के बारे में भी आपको यहाँ पर अनुमान लगाना रहता है जब आप एस्टिमेशन कार्य करते हैं। पांचवा पॉइंट कहता है कि प्रोडक्ट की कुल लागत में सुटेबल प्रॉफिट जोड़कर प्रोडक्ट का भी विक्रय मूल्य ज्ञात करना होता है कि हाँ, हमें अगर 10 रुपए का सामान है, हमें इसमें कितना प्रॉफिट लेके बेचना है, तो वो भी आप इसके माध्यम से ज्ञात करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट कहता है कि फाइनल अप्रूवल के लिए प्रबंध को उपयुक्त डाटा के साथ तैयार आकलन को प्रस्तुत करना होता है। जैसे कि हाँ, आप कहें कहें कि सर हमारे कार का प्राइस 2 लाख पड़ा है, अब इसमें हम इतना प्रॉफिट ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको अप्रूवल कराना पड़ता है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से। तो अगर सब कुछ वह देखता है सही है तो वह अप्रूवल कर देता है। उसको भी थोड़ा बहुत उसके झोले में पैसा डालना पड़ता है, घूस देना पड़ता है, तब जाके अप्रूवल मिलता है कंपनियों को, फिर वो प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करते हैं मार्केट में। तो ये एस्टिमेशन प्रोसेस है, ऐसा रिजल्ट में आपका चल रहा है, ठीक है। सेवंथ पॉइंट कहता है कि प्रोडक्ट की विभिन्न फर्म्स को डिलीवरी का समय निर्धारित करना। एस्टिमेशन आपने शुरू किया, लास्ट में धीरे 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 आपका कॉस्टिंग भी आपका बीच में आया। आपने फर्स्ट पॉइंट से एस्टिमेशन शुरू किया, बीच में आपके कॉस्टिंग भी आए, कॉस्टिंग के बाद अब आपका प्रोडक्ट का डिलीवरी का समय हो गया और हमारे जाने का भी समय हो गया है। कहाँ जाने का मतलब लेक्चर बंद करने का समय हो गया है, ये लास्ट पॉइंट आपको हम बता दें, ठीक। तो क्या होता है जब भी आपके जो फर्म्स होते हैं उसको कितने मात्रा में प्रोडक्ट को भेजना है, कितने प्रॉफिट के साथ भेजना है, उसका भी एक समय निर्धारित किया जाता है। और ये जब पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाता है तो यह आपका एस्टिमेशन प्रोसेस जो है वो भी आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है, ठीक। सो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते रहिए, हम कहीं जा नहीं रही हैं, हम यहीं पर हैं, आपसे मिलते रहेंगे। कहाँ? ऑनलाइन मिलते रहेंगे। ऑफलाइन जिसको मिलना होगा, हम तो लखनऊ में ही रहते हैं, बहुत दूर नहीं है। हमारे पास में एक कॉलेज है जीबी पंत कॉलेज, जीबी पंत, गवर्नमेंट जीबी पंत कॉलेज जो है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, जीबी पंत कॉलेज जो है हमारे बगल में ही है। हमारे कॉलेज के बगल में यह कॉलेज चलता है।
यहाँ के बच्चों से हम मिल सकते हैं। तो जो भी बच्चे होंगे मैसेज कर देंगे कमेंट बॉक्स में, हम उनसे मिल सकते हैं। जो भी परेशानियाँ होंगी आप हमसे बता सकते हैं। सो स्टूडेंट्स फिर से मिलेंगे आपसे आने वाले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।